बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इनके जो करेक्ट आंसर है उनको भी समझेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपको 4 एंगल दिए गए हैं, आपने वो एंगल बताना है जिस एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएं। तो उसने जो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन दी है, हम उसकी दी हुई कंडीशन को ही अप्लाई करते हैं और एंगल को निकालते हैं। तो कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जिसको आप शो करते हैं ए क्रॉस बी से, वो इक्वल है डॉट प्रोडक्ट के, और डॉट प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए डॉट बी। ठीक हो गया। तो ये हमें उसने इस डाटा के अंदर दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल है डॉट प्रोडक्ट के, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। अब आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होता है ए क्रॉस बी। इसको ओपन करेंगे तो बनेगा ए बी साइन थीटा। ठीक है। आप अगर इसकी मैग्नीट्यूड इमेजिन कर लें तो हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी हमारे पास होता है जी ए बी कॉस थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इस ए बी से ये ए बी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा, ये जो कॉस थीटा इस तरफ है, आप इसको उस तरफ दूसरी साइड पे ले जाइए, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास जस्ट 1 रह गया। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास होता है टेन थीटा, तो इसको हम टेन थीटा लिख लेते हैं इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू टेन, इस तरफ आकर आप जानते हैं टेन इनवर्स हो जाएगा। एंगल जब भी दूसरी साइड पे जाता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है, और टेन इनवर्स 1 ये हमारे पास 45 डिग्री होता है। आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमारे पास एंगल आ गया। तो इसका मतलब 45 डिग्री वो एंगल है कि जिस एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा क्रॉस प्रोडक्ट के। तो उसने हमसे यही पूछा था कि आपने वो एंगल बताना है कि जिस पे डॉट प्रोडक्ट इक्वल हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट के, और हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारे पास आया एंगल 45 डिग्री। और आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री जो है वो ऑप्शन बी के अंदर मौजूद है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट हुआ। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ। तो जो प्रोजेक्टाइल है उसकी हाइट किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी, वो एंगल आपने बताना है। तो चलिए हम हाइट का फार्मूला लिखते हैं और मैक्सिमम हाइट को फाइंड कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है जी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये आपने पूरी फिजिक्स के अंदर याद रखनी है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। कोई भी आपके पास फार्मूला लिखा हुआ हो और उसके अंदर एंगल वाला फैक्टर भी मौजूद हो, जिस तरह हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें ये एंगल वाला फैक्टर साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इसमें एंगल वाला फैक्टर है। तो कोई भी जो फार्मूला है उसमें जब एंगल वाला फैक्टर 1 हो जाए, एंगल वाला फैक्टर 1 हो जाए तो वो फार्मूला मैक्सिमम हो जाता है। अगर एंगल वाला फैक्टर 0 हो जाए तो वो फिर फार्मूला मिनिमम होता है। अब देखें, एंगल वाले फैक्टर को हमने 1 करना है। तो आप जानते हैं कि साइन जो है वो 90 डिग्री के ऊपर 1 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। तो आप इस फार्मूला के अंदर थीटा को 90 डिग्री पुट करें तो ये बनेगा वी आई स्क्वायर साइन, ठीक है, हमारे पास थीटा 90 डिग्री है और इसके ऊपर स्क्वायर भी है ओवर 2g। अब साइन 90 डिग्री क्योंकि 1 होता है तो ये हमारे पास बनेगा वी आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है ओवर 2g। तो हमारे पास ये आया जी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, जो कि इक्वल आया वी आई स्क्वायर ओवर 2g के। तो हाइट किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री पे। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में भी समझ लें
कि फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरीके से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया। ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप थ्रो करते हैं। तो अगर हम इसको सीधा 90 डिग्री पे ही थ्रो करेंगे, ठीक है? तो ये आप जानते हैं ये ज़्यादा हाइट कवर करेगा, बजाय इसके कि आप इसको किसी और एंगल पे थ्रो करें, तो उस एंगल पे ये आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 90 डिग्री पे ही थ्रो करेंगे, तो जितनी हमने वेलोसिटी दी है, वो जो वेलोसिटी है, वो इसको ऊपर ले जाने में ही यूज़ होगी, यानी उसका हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट जो है, उसमें वो यूज़ नहीं होगी। तो 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम होती है। अब स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज़ अगर आपको इस तरह आ जाए, द प्रोजेक्टाइल गेन्स इट्स मिनिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ, यानी प्रोजेक्टाइल की हाइट मिनिमम किस एंगल पे होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो आंसर है वो 0 डिग्री होगा। ये कैसे? देखें ये हाइट का फार्मूला है। अगर आप यहाँ पे एंगल 0 डिग्री पुट करते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 के साथ आप जानते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई हो, कुछ भी डिवाइड हो तो वो 0 आएगा, तो हमारे पास हाइट का आंसर ही 0 आ जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे, चूँकि ये मैक्सिमम वाला है, और अगर मिनिमम वाला दे दे तो फिर आपने 0 डिग्री को चूज़ करना है, उसको सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को आपने याद रखना है। मैक्सिमम 90 डिग्री पे और मिनिमम 0 डिग्री पे। आइए अब हम थर्ड एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स तीसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ दे आर, यानी स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का मैक्सिमम होगा जब वो वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर, पैरेलल, 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, ये हमें निकालना है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का, उसको लिखते हैं ए डॉट बी, और ये इक्वल होता है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि आपके पास कोई भी फार्मूला हो, उसमें अगर एंगल वाला फैक्टर 1 हो जाए तो फार्मूला मैक्सिमम हो जाता है। अगर एंगल वाला फैक्टर 0 हो जाए तो फिर वो वाला फार्मूला मिनिमम हो जाता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखें ये फार्मूला मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल वाला फैक्टर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि कॉस किस एंगल पे 1 होता है? जी कॉस हमारे पास 0 डिग्री पर 1 होता है। यानी अगर आप इस फार्मूला में 0 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। तो ए डॉट बी हमारे पास इक्वल आएगा सिंपल ए बी के। और ये अगर आपको यही एमसीक्यूज़ मिनिमम आ जाए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ मिनिमम इफ़ दे आर, तो मिनिमम के लिए आप जानते हैं कि हमें एंगल यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री पे जो कॉज़ है वो 0 होता है। तो अगर हम थीटा को 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉज़ 90 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही हो जाता है। तो अब आप जानते हैं कि 0 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं पैरेलल। अगर दो चीज़ों के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो तो आपस में पैरेलल कहलाती हैं, और अगर दो चीज़ों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो वो आपस में परपेंडिकुलर कहलाती हैं। इनको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आपने इस एमसीक्यूज़ का फिर आंसर क्या लगाना है जी? पैरेलल। कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का मैक्सिमम तब होता है जब वो आपस में पैरेलल हों, और स्केलर प्रोडक्ट्स टू वेक्टर्स का मिनिमम कब होता है? जब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों। मैक्सिमम के लिए पैरेलल यानी 0 डिग्री, और मिनिमम के लिए परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो आइए अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। कहता है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर टू एंगल्स विच आर, बहुत ही अहम एमसीक्यू है, इसको ध्यान से समझिएगा कि वो दो एंगल्स बताने हैं जिन पे रेंज इक्वल हो, यानी वो कौन से दो एंगल्स हैं जिन पे रेंज इक्वल होती है। तो पहला ऑप्शन है परपेंडिकुलर, आप जानते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री को बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या 270 डिग्री। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास दो एंगल को हम ऐड करें और उनका सम 180 डिग्री आ जाए तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। देखें सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या है?
टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास फ़र्ज़ करें, एक हमारे पास एंगल है 110 डिग्री और दूसरा एंगल है जी 70 डिग्री। अब आप जानते हैं 110 और 70 कितना बनेगा, 180। तो 110 और 70 ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे क्योंकि इनका सम 180 डिग्री आया है। दूसरी एग्जांपल ले लें, आप जानते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो 90 और 90 डिग्री ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। मुख्तसर बात ये है कि अगर आप दो एंगल्स को ऐड करें और उन दोनों का सम 180 डिग्री आए तो वो दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर आप दो एंगल्स को ऐड करें और उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आए तो वो दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या है? टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। एग्जाम्पल फ़र्ज़ कीजिए एक आपके पास एंगल 60 है। अब 60 के अंदर कितना ऐड करें 90 डिग्री आएगा, तो आप जानते हैं 30 डिग्री। 60 प्लस 30 हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो 60 और 30 का सम 90 डिग्री आया। तो 60 और 30 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक एंगल जो है वो 50 डिग्री है और दूसरा एंगल आपके पास 40 डिग्री है। अब आप जानते हैं 50 डिग्री और 40 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब जो रेंज है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है कि आपने जब किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने यहाँ से किसी एंगल पे थ्रो किया तो ये कितनी दूर जाके गिरा, इसका ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ी है, जब आप प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल थीटा पे थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई तो वो कितनी दूर जा गिरता है। जिस तरह इस बोर्ड मार्कर को मैं ऐसे फेंकता हूँ तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा, तो वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम रेंज कहते हैं। तो याद रखें रेंज जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर सेम आती है। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पे थ्रो करें या 30 डिग्री पे थ्रो करें, इनिशियल वेलोसिटी आपने सेम रखनी है। तो 60 डिग्री पे भी वो उतनी दूर जाके गिरेगा और 30 डिग्री पे भी वो उतनी ही दूर जाके गिरेगा, यानी दोनों एंगल्स पे रेंज इक्वल आएगी। इसी तरह 50 डिग्री और 40 डिग्री के लिए भी आपके पास रेंज जो है वो सेम आएगी। तो ये आपको एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम एज 60 डिग्री विद व्हाट एंगल। आगे चार ऑप्शन देगा तो आपको पता है कि 60 के अंदर 30 जमा करें तो 90 डिग्री आता है। तो हमारे पास अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो उन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज इक्वल आती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, कहता है द एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ ट्रिजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। ट्रिजेक्ट्री बोलते हैं पाथ को। तो प्रोजेक्टाइल का जो टॉप वाला पाथ है वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, जी होगा। तो याद रखें जब भी प्रोजेक्टाइल इस तरीके से मूव करता है अपवर्ड तो ये इसका टॉप वाला पॉइंट है। तो एक्सेलरेशन पूरे पाथ के अंदर जो है वो डाउनवर्ड होता है और कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। यानी वो कि मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम, किसी पॉइंट पे मिनिमम, किसी पॉइंट पे जीरो, यानी अलग अलग उसकी वैल्यूज नहीं होती, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है और इसकी वैल्यू इक्वल होती है जी के, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो पूरे रास्ते के अंदर प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है और वो इक्वल होता है जी के। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, कहता है एस आई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज। चार यूनिट दिए गए हैं, आपने इम्पल्स का एस आई यूनिट बताना है। तो देखें आप जानते हैं कि इम्पल्स हमारे पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अब इम्पल्स का यूनिट क्या बनेगा जी, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है। यूनिट कहाँ से बनाते हैं, फार्मूला से।
तो फार्मूला इम्पल्स का इक्वल है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। फोर्स का यूनिट न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो इम्पल्स का हमारे पास यूनिट क्या बना, न्यूटन सेकंड। अब देखिए न्यूटन सेकंड किस ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 6 न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें। आइए अब हम बाकी एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स, इम्पल्स, एक्सेलरेशन या पावर। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स इक्वल होती है डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी को आप जानते हैं, पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फोर्स के। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन फिर ए करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट एक और बहुत अहम एमसीक्यूज है जो इसके साथ आपको मिक्स हो सकता है, और वो ये है रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, यानी कि ये एमसीक्यूज के अंदर अगर सिर्फ रेट ऑफ को मिटा दिया जाए, द चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दिया जाए, तो फिर इसका आंसर इम्पल्स होगा। तो इस बात को आपने याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर जल्दबाजी में गलत मत कर देना। अगर लिखा हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फिर फोर्स लगाना है। अगर लिखा हुआ हो द चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी अगर वो रेट ऑफ को मिटा दे, तो फिर हमारे पास ऑप्शन होगा इम्पल्स। देख लीजिए, चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है इम्पल्स के, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के। तो ये आपने दोनों को अच्छे से याद रखना है। अब हमारे पास 8वां एमसीक्यू है, कहता है अ रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जर्नी। आप जानते हैं रॉकेट अपवर्ड मूव करता है, तो देन इट्स एक्सेलरेशन गोज ऑन। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या जो हमारे पास रॉकेट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। तो यहाँ पर हम रॉकेट के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आप जानते हैं रॉकेट का एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता है एम वी ओवर कैपिटल एम। ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखिएगा, ये फार्मूला भी एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, 4 फार्मूलाज दे देगा, इनको थोड़ा तरतीब उल्ट पुल्ट करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो रॉकेट का जो टोटल मास है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप जानते हैं कि जब रॉकेट अपवर्ड मूव करता है तो इसका टोटल मास डिक्रीज होता रहता है। याद रखें रॉकेट 1 सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल बर्न करता है, यानी उसका 1 सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम जो है फ्यूल बर्न हो रहा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में 10,000 किलोग्राम उसका मास 1 सेकंड के अंदर कम होता है। तो आप जानते हैं जैसे-जैसे रॉकेट ऊपर मूव करता है तो उसका मास डिक्रीज़ होता है। तो अगर उसका टोटल मास डिक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देन इट्स एक्सेलरेशन गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। ये लाइन आपका दूसरा चैप्टर जहाँ पे एंड हो रहा है, यानी जहाँ पे एक्सरसाइज शुरू होती है, उससे पहले वाली लाइन यही है। चैप्टर नंबर 2 का जो एंड वाली लाइन है जहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर इस बात को लिखा गया है। लास्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, कहता है इलास्टिक कोलिजन इन्वॉल्व। इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी गेन होती है, कोई गेन नहीं, कोई लॉस नहीं, या एनर्जी और इलास्टिक कोलिजन का कोई आपस में रिलेशन ही नहीं। तो आपने इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन को अच्छे से पढ़ा है। ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, यानी जिसमें एनर्जी का लॉस हो, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। और ऐसी कोलिजन जिसमें हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहे। कंजर्व रहने का क्या मतलब है, कांस्टेंट रहे, ना बढ़े ना कम हो, ना गेन हो ना लॉस हो, तो ऐसी कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो क्योंकि ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी एनर्जी लॉस भी नहीं होगी, गेन भी नहीं होगी, तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपको इन एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज करने के लिए आप इस प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।